हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डेस्क में। और आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट हल करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1935, बी 1945, सी 1947, डी 1949। तो आप सभी इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और यदि बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो आप सभी जानते होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। और यदि बात करें कि इसके आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी असम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। अब नागालैंड आया है तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। तो नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा। और नागालैंड के वर्तमान समय पर मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नागालैंड में लोकसभा की एक सीट है और वहीं नागालैंड में राज्यसभा की भी एक सीट है। और नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें हैं। बात करें हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में, तो हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन पर्यटक एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया जाता है। और बात करें यदि हॉर्नबिल की, तो हॉर्नबिल एक नागालैंड का आम पक्षी होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, यही है हॉर्नबिल। और इसी के नाम से हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉर्नबिल महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें। पहला अहमद शाह अब्दाली, दूसरा चंगेज खान, तीसरा नादिर शाह, चौथा तैमूर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले भारत पर चंगेज खान ने, फिर उसके बाद तैमूर लंग ने, उसके बाद नादिर शाह ने और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किए थे। यदि बात करें इन आक्रमणों के समय की, तो इनमें सबसे पहला आक्रमण चंगेज़ खान ने वर्ष 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। क्योंकि जब इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था, तो ख्वारिज़म का राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते हुए ये चंगेज़ खान जो है भारत की सीमाओं तक आ चुका था। यदि बात करें तैमूर लंग की, तो तैमूर लंग ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक जो था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, उसके काल में तैमूर लंग ने अपना आक्रमण किया था। यदि बात करें, और तीसरे नंबर पे हुआ था नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण वर्ष 1739 ईस्वी में मुग़ल वंश के समय में हुआ था। उस समय पर मुग़ल जो शासक थे वो था महमूद शाह, जिसे महमूद शाह रंगीला भी कहा जाता था। और उसके साथ 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें नादिर शाह ने जो है महमूद शाह को, यानी कि महमूद शाह रंगीला को पराजित भी किया था। उसके बाद हुआ अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में अपना जो है आक्रमण किया। जब 14 जनवरी को 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि पहले चंगेज़ खान ने आक्रमण किया, फिर तैमूर लंग ने आक्रमण किया, फिर नादिर शाह ने आक्रमण किया और फिर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने चौथा प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलेगा? ऑप्शन ए है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सिरका या ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेकिंग सोडा।
जो मधुमक्खी काटती है तो उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, और जो ये अम्ल होते हैं इन्हें जब किसी दुर्बल क्षार को लगाया जाता है तो उससे आराम मिलता है। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षार है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बेकिंग सोडा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 5वां प्रश्न है, आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए होगा यूरोप, ऑप्शन बी होगा अफ्रीका, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। आधुनिक मानव का उद्भव वर्तमान के अफ्रीका में माना जाता है, जो कि यदि बात करें हम पहले अफ्रीका की, तो अफ्रीका ही विश्व का दूसरे क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ के आसपास माना जाता है, और वो पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 20% है। और यदि बात करें आधुनिक मानव की, तो आप सब जानते होंगे कि आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने छठा प्रश्न होगा, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक, सी नोबेल कमेटी, डी विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक। स्वीडिश सेंट्रल बैंक ही अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। वैसे तो यदि बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में स्थापित हुए, और जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो शांति का पुरस्कार था, और वो मिला था जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी एच डूनेट को। और यदि बात करें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1968 में हुई थी, जब स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने अपनी स्थापना की 300वीं वर्षगांठ मनाई थी। और ये जो पुरस्कार होता है अर्थशास्त्र का, ये स्टॉकहोम में दिया जाता है। वैसे तो सभी पुरस्कार स्वीडन में ही दिए जाते हैं, मगर एकमात्र शांति पुरस्कार ऐसा होता है इसमें जो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 7वां प्रश्न है, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेरु रज्जु, या ऑप्शन डी केंद्रीय तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा मेरु रज्जु। मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं या स्थापना करते हैं। यदि यहाँ बात करें हम तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र को मैं आम भाषा में थोड़ा बता सकता हूँ कि तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का वो भाग होता है जो मानव के एक तो पूरे शरीर पर और मतलब खुद तंत्रिका तंत्र पर अपना जो है नियंत्रण रखता है, उसे ही तंत्रिका तंत्र या उसे ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला जाएगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो मस्तिष्क होता है वो मेरुरज्जु का ही एक बढ़ा हुआ भाग बोला जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तो आपके सामने 8वां प्रश्न है, संविधान किस तिथि को पूर्ण तरह बनकर तैयार हुआ? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 30 नवंबर 1950। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। जब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई, तो प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया था और उस पर 3 वाचनों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के लगभग 16 अनुच्छेद भी लागू किए गए थे। यदि बात करें पूर्ण संविधान लागू होने की, तो आप सब जानते होंगे कि संविधान पूर्ण तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और इस दिन ही भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका है, उसमें भी
मेंशन किया हुआ है। यदि आप देखेंगे तो, यदि आप कभी देखेंगे उद्देशिका को, तो उद्देशिका की जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एडिथ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 9वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए होगा भारत की जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी संसद और राज्य की विधिकाएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत की जनता। जो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है वो भारत की जनता को ही माना जाता है। जैसे कि प्रस्तावना में भी पहले जब प्रस्तावना को शुरू किया जाता है तो प्रस्तावना पढ़ी जाती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न इत्यादि इत्यादि करके। तो यहाँ से हमें प्रतीत होता है कि भारत की जनता में ही भारत की राजनीतिक शक्ति जो है निहित है। यदि और भी बात करें तो जैसे भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, तो भी यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि भारत की जनता में ही भारत की राजनीतिक शक्ति निहित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने वीडियो का लास्ट और 10वां प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी है साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन सी है पायराडॉक्सिन, या ऑप्शन डी राइबोफ्लोविन। तो इसका सही उत्तर होगा पायराडॉक्सिन। जो B6 है उसका रासायनिक नाम होता है पायराडॉक्सिन। यदि बात करें जैसे और भी ऑप्शन ए है नियासिन, तो नियासिन जो है वो विटामिन B5 का नाम होता है। साइनोकोबाल्मिन, तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का नाम होता है। और यदि बात करें राइबोफ्लोविन की, तो विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें, और मेरा चैनल जो है स्टडी डेस्क उसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।